तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विशाल एजुकेशन में। दोस्तों, हम लोगों ने सीरीज चालू करी है 500 विज्ञान के जीके प्रश्नों की। आज उसका सेट 2 पढ़ने वाले हैं हम लोग। सेट 2 में क्या होगा, कौन से क्वेश्चन होंगे, तो जानने के लिए देखिएगा पूरी वीडियो। और दोस्तों, यदि आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स की भी तैयारी कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ड्रीम पाठशाला नाम का एक चैनल है, बहुत बढ़िया मैथ्स पढ़ाते हैं। तो उन सर से आप जा करके मैथ्स पढ़ सकते हैं और जीके के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसके संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। यदि आपको किसी भी आंसर पता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से आपको यदि पता है तो बता दीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसका सही आंसर हो जाएगा एस्ट्रोडियोल, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। एस्ट्रोडियोल के संश्लेषण के लिए कोलेस्ट्रॉल आवश्यक होता है। और यही इंसुलिन की बात करें थी, तो इंसुलिन की निकर्षण इंसुलिन का जो निकर्षण होता है वो अग्नाशय में होता है। और आपसे एक सवाल है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा दुग्ध प्रोटीन है। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा एक दुग्ध प्रोटीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैसिन। ठीक है, कैसिन जो है, सॉरी, सी कैसिन जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कैसिन को दुग्ध प्रोटीन भी कहा जाता है। और इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करें तो आपको याद रखना है कि दूध, आपने देखा होगा दूध का रंग, कोई कोई दूध बहुत ज़्यादा सफ़ेद होता है, कोई थोड़ा सा पीलापन होता है। तो दूध में जो दुग्ध प्रोटीन कहा जाता है कैसिन को, वो कैसिन के कारण ही दूध का रंग उजला हुआ होता है। लेकिन थोड़ा सा वो होता है ना, बहुत ज़्यादा वाइट होता है दूध, तो उसमें कैसिन होता है। ठीक है, तो दूध का रंग उजला कैसिन प्रोटीन के कारण होता है। और अब पीला किसके कारण होता है, पीला होता है कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण दूध का रंग पीला होता है। ठीक है, और यदि हम बात करें, अपने ए ऑप्शन में दिया गया है लैक्टोजोन की, तो लैक्टोजोन क्या होता है। तो यह छोटी आंत से स्रावित होने वाला हार्मोन है। ठीक है, लैक्टोजन जो कहाँ से स्रावित होता है, छोटी आंत से। यही हम रेनिन की अब बात करें यदि, तो रेनिन दूध में पाए जाने वाले कैसीन प्रोटियम को कैल्शियम पैराकेसिटेनेन में बदलता है। ठीक है, क्या में बदलता है, पैराकेसिनेट में बदलता है। कौन बदलता है, रेनिन। और यदि वयस्क मनुष्य की बात करें, तो वयस्क मनुष्य में रेनिन एंजाइम की कमी की होती है, तो उसे दूध नहीं पचता है। ठीक है, होता है ना कभी कभी किसी व्यक्ति को दूध नहीं पचता है, तो उसमें रेनिन एंजाइम की कमी के कारण ऐसा होता है। तो इसका सही आंसर था हमारा कैनिन। चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स अमीनो अम्लों में निम्नीकरण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। यदि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो पाचन तंत्र वाली वीडियो हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। और चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो यदि आपको आंसर पता है तो जल्दी से बता दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, मतलब सी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है, आपको याद रखना है। और मछली के लीवर में भी विटामिन डी पाया जाता है, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग कौन सा है। रेनिन का स्त्रावण करने वाला अंग कौन सा है। तो रेनिन जो है स्टमक से निकलता है। स्टमक मतलब आमाशय, आमाशय अर्थात बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रेनिन का स्त्रावण आमाशय में होता है। और किडनी मनुष्य में 2 जोड़ी होती हैं, इसमें यूरिया बनता है। यदि किडनी की बात करें हम लोग, तो किडनी मनुष्य में 2 जोड़ी पाई जाती हैं, जिसमें यूरिया बनता है। चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। छठवां क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, मनुष्य के शरीर में निष्क्रिय या अवशेषी अंगों का समूह कौन सा है। ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से अवशेषी अंगों का समूह कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निमेशक पटल, कृमि रूप, परिशेषिका, कर्ण पेशियां और कॉक्सी अस्थि, अर्थात सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है। और यदि हम यहाँ पे बात करें अवशेषी या निष्क्रिय अंग क्या होते हैं, तो ये वैसे अंग हैं जो हमारे पूर्ण रूप से कार्यरत, पहले हमारे पूर्वज जो थे, या हमारे पहले वाले जो पीढ़ी थी, उनके पूर्वजों में कार्यरत अंग थे, लेकिन अब हमारे शरीर में उनका कोई कार्य नहीं रह गया। ऐसे अंगों को वेस्टेज ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, वेस्टेज ऑर्गन्स भी कहते हैं, और या इनको अवशेषी अंग भी बोला जाता है। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। रीजनरेशन मिलता है
इनमें से किस में रीजनरेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं पुनरुद्भवन, मिलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लेनरिया। फ्लेनरिया मतलब डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन से समरूप अंग है, आपको ये ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन से समरूप अंग है? समरूप या समवर्ती या समरूप अंग कौन कौन से हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, तो पहले तो हम लोग बात करते हैं सही आंसर से कि समरूप अंग क्या होते हैं। समरूप अंग वो होते हैं ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपार्जित हो जाने के कारण एक समान दिखाई देते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। आप देख रहे हो समरूप मतलब समान रूप से दिखने वाले, ठीक है। उदाहरण यदि बात करें, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में भी एक जैसी लगते हैं, तो ये हो गया समरूप अंग। तो अब आपको आंसर पता चल ही गया होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चमगादड़ व तितली के पंख। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, चमगादड़ और तितली के पंख। 9वें क्वेश्चन की ओर बढ़े हम लोग। 9वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एक हार्मोनल बीमारी है? तो सबसे पहले हम लोग बात करें यदि थायराइड ग्रंथि की, ठीक है, तो थायराइड ग्रंथि से स्रावित थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से घेंगा रोग होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घेंगा। यहाँ पे घेंग लिखा हुआ है, आपको घेंगा पढ़ना है यहाँ, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। हार्मोनल बीमारी आपको पता है, थायराइड हार्मोन है और उसकी कमी से क्या होता है, घेंगा, ठीक है। और यदि सर्दी जुकाम की बात करें हम लोग, जुकाम, तो सर्दी जुकाम जो है वायरस के कारण होता है। और टीबी क्षय रोग की बात करें, तो टीबी जो है बैक्टीरिया से होता है, इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है। और आपको लेप्रोसी का, या जिसको कोढ़ या कुष्ठ भी बोला जाता है, तो ये कोढ़ या कुष्ठ जो है वो भी बैक्टीरिया के कारण ही होता है। और कोरोना आपके लिए बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है कि कोरोना किससे होता है। चलिए, डार्विनिज्म का सिद्धांत है, क्या है डार्विनिज्म? इनमें से क्या सही आंसर हो जाएगा? डार्विनिज्म है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक चयन। प्राकृतिक चयन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत के प्रतिपादक थे चार्ल्स डार्विन, और उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत के प्रतिपादक लेमार्क द्वारा किया गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, डार्विनिज्म का जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक चयन के आधार पर था, और इसके प्रतिपादक थे चार्ल्स डार्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन हमारा, जब दो जीव साथ रहें तथा एक को लाभ हो और दूसरे को कोई लाभ ना हो, तो वह कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहभोजिता या कॉमनसेल्ज्म, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको बोलेंगे हिंदी में सहभोजिता। और सहभोजिता के बारे में यदि हम लोग बात करें थोड़ी सी, तो दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को, उसी जीव से कोई हानि नहीं होती, ठीक है, मतलब कोई लाभ नहीं होता, तो वो कहलाती है सहभोजिता। और यहीं हम परजीविता की बात करें, एक शब्द निकल के आता है परजीविता। परजीविता, तो परजीविता वो होता है जिसमें ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ हो और दूसरे जीव को हानि, तो वो परजीविता कहलाती है। और परभक्षण की यदि हम लोग बात करें, तो एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, खा लेता है, तब इसे परभक्षण कहते हैं, ठीक है। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। भूमि अपरदन की रोकथाम संभव है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूमि अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? तो पुनः वन रोपण के द्वारा भूमि या मृदा को अपरदन को रोका जा सकता है, अतः ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। डार्विन का सिद्धांत था, अभी मैंने आपको बताया, पहले क्वेश्चन आया था, तो डार्विन का जो सिद्धांत था वो प्राकृतिक चयनवाद पर संपादित था, ठीक है, प्रतिपादित था। तो इसका प्रतिपादन आपको बता ही दिया, चार्ल्स डार्विन ने किया था। और इसके बारे में और कुछ ऐसा है नहीं बताने के लिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। और ये हम लोग जब सोशल साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा ये चैप्टर, वहाँ हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे, अभी साइंस चल रहा है। तो डार्विन का सिद्धांत प्राकृतिक चयनवाद से रिलेटेड है, ये आपको इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट सेकंड क्वेश्चन आज का। आर्क्टियोप्टेरिक्स किन का संयोजक था? आर्क्टियोप्टेरिक्स किन का संयोजक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरीसृप व पक्षियों का, अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सरीसृप एवं पक्षियों का। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है?
तो इसका सही आंसर है, आप सभी को पता होगा, ओजोन बहुत ही कॉमन आंसर है। ओजोन इसका सही आंसर हो जाएगा। सोशल साइंस पढ़ेंगे हम लोग जब, उसमें बहुत विस्तार से ये सब पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।